तो आज हमारे साथ में है फारूक साहब। पहले आपके वक्त में तालीम के क्षेत्र में क्या किया? जब हम गए तो अंजुमन तालीम इस्लाम के टीचरों की 6-6 महीने की तनख्वाहें बाकी थी। अब बनाएंगे कैसे जब अंजुमन ऑलरेडी लॉस में है? तो अंजुमन पैसे लाएगा कहाँ से? गुलाब जी को बुलाने के बाद उन्होंने 5 लाख रुपए दिए। अब लोग ये कहते हैं कि पढ़ा लिखा चाहिए और ये चाहिए वो चाहिए। मैं ये कह रहा हूँ कि टैलेंटेड आदमी चाहिए अंजुमन को। टैलेंटेड भी तो पढ़ा लिखा ही हो। वो जब तक सही नहीं होता है तब तक वो 5 लाख रुपए हमारे पास नहीं आ सकते। तो मैंने कहा भाई जो नहीं दे सकता है वो नहीं दे, और जो दे सकता है वो दे। उसमें ये भी तो होना चाहिए कि जो नहीं दे सकता है वो मेंबर नहीं रहे। ये जब मोहल्ले से मेंबर जो लोग बनाते हैं उनको सोचना है कि हमें अंजुमन में किस तरीके के लोगों को भेजना है। मुस्लिम समाज की तरफ से अंजुमन को ये राइट ही नहीं है कि वो इकट्ठे करे। वो मुझे पता था कि मेरी इस बात को कहने के बाद आपका क्वेश्चन आएगा कि ये अंजुमन तालीम इस्लाम उदयपुर के मुस्लिम समाज का जनरल मेंबरशिप करेगा। उस जो आइन है, उस आइन का जो पहला शब्द है, लफ्ज है, वही तालीम। अंजुमन से जो लोगों को अपेक्षा होती वो क्या होती मैं बताऊं आपको। हर मोहल्ला सदर सेक्रेटरी को कि हमारा अंजुमन जो है हमारी मेंबरशिप। आज हालत बड़ी खराब है। उसका दोष ही है अंजुमन की प्रिंसिपल। अगर तालीम पे ही अगर आज हम चलते हैं तो आपको नहीं लगता कि आज हमारी एक यूनिवर्सिटी हो? तो हमारे यहाँ से आरएस बने, हमारे यहाँ से आईएएस बने, हमारे यहाँ से मजिस्ट्रेट भी बने। वो लोग अगर उसी वक्त इन्वॉल्वमेंट का रखते ना तो आज जो स्थिति हो रहा है ना, जो पॉलिटिकली स्टैंड अंजुमन को बना रखा है वो अंजुमन नहीं बनता। मतलब अधिकारी बनने के बाद में वो ये हो जाता है, ओह माय गॉड दैट पीपल वाज वेरी डेड। बस अभी प्रेजेंट जो सदर है अंजुमन के लिए इन लोगों ने कितने रुपए इन लोगों से लिए? हमें अंजुमन हमने समझा कब? इस कमेटी ने। आप पिछली बार के चुनाव की बात कर रहे हो? मैं ये कह रहा हूँ इसके सबसे ज्यादा सवाल आ रहा है आदमी की जो बना है उसकी एक सोची समझी साजिश थी। 80 लोगों को उन्होंने ब्लैक लिस्टेड किया। ब्लैक लिस्ट करने का इस कमेटी को कोई राइट्स नहीं बनता है। 125 लोग थे, वो 5-6 साल तक चुप रहे। जब वो मेंबरान ने कोई एक्टिविटी नहीं दिखाई तो हमारे क्या लेना देना, हम क्यों करेंगे? मेरा बिल्कुल खुला है, अंजुमन को अल्लाह के वास्ते सिर्फ एजुकेशन के लिए छोड़ दो, एजुकेशन के लिए छोड़ दो। और आप तालीम की बात मत कर सकोगे तो आप वहाँ के मेंबर रहना, वरना आप वहाँ से मेंबरशिप अपने रिजाइन देकर आप घर आ जाना। अब हमारी परिस्थिति क्या है वो मैं बहुत बता सकता हूँ, लेकिन मैं कैमरे पे बताना नहीं चाहता। मैं अंजुमन तालीम इस्लाम के अलावा एक को हमारे शहर का रहनुमा बनाना होगा। ये अंजुमन के अंदर ही ये ईद मिलादुन नबी का जलसा हो, उसमें ये डीजे जरूरी है? मैं फारूक हुसैन की राय जानना। ये आपकी राय है, मैं इसमें कोई ये हो सकता है कि आप पक्ष में हो। आप मेरे को उलझाने की कोशिश करो, मैं उलझूंगा नहीं। मैं उलझूंगा नहीं। ये 2 सवाल है, ये 2 सवाल ये हैं। दो जब वक्त सवाल। आएगा उदयपुर के आलिमों से भी पूछूंगा। दोस्तों, मैं अख्तर खान एक बार फिर आपके सामने एक हमारे नए बेबाक मेंबर के साथ में, मेंबर ही कहूँगा क्योंकि काफ़ी पुराने हमारे साथी भी रहे हैं और बहुत अच्छे इंसान हैं। फारूक हुसैन 2005 से और 2014 तक ये अंजुमन तालीमुल इस्लाम के सेक्रेटरी के पद पे रहे हैं। इन्होंने अंजुमन में सेक्रेटरी रहते हुए काफ़ी ऐसे नवाचार किए जो आज भी कहीं ना कहीं नज़र आते हैं और आज हम उनसे जानेंगे। अब इन्होंने इनकी जो बाकी की प्रोफाइल है, उन्होंने कहा कि भाई मैं समाज का काम करता हूँ, समाज का काम करने के लिए मुझे बाकी की चीज़ें बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं समाज का जब काम करने के लिए मैं गया था, जब अंजुमन के अंदर आया था, तो मैं बाकी की जितनी भी जो मेरी राजनीति या वो है वो सब साइड में रख के गया था। सिर्फ ये सोच के गया था कि मुझे अपने समाज के लिए, अपने समाज को कुछ देना है, अपने समाज के लिए करना है। वरना इनके लिए कहा जाता है कि जब भी कोई मुसीबत में होता है तो फारूक साहब को जरूर वो याद करता है, और फारूक साहब का दिल इतना बड़ा है कि वो उसी वक्त जाके और खड़े भी हो जाते। तो आज हमारे साथ में है फारूक साहब। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप आए। 2005 से 2014 9 साल का वक्त आपको मिला, और अब क्योंकि अंजुमन चुनाव है और काफ़ी इस बार गहमा गहमी है और मतलब लोगों में काफ़ी उत्साह है, लोगों से मतलब मुस्लिम समाज के अंदर काफ़ी उत्साह है। उनको ये है कि हाँ, एक कोई ऐसा नया रहबर आए जो वाकई मतलब मुस्लिम समाज की तरक्की के लिए सोचे। पहले आपके वक्त में क्या था जब आप गए, और उसके बाद में आपने कितने बदलाव किए, आपने क्या किया, तालीम के क्षेत्र में क्या किया और बाकी क्षेत्र में आपने क्या किया, आप बताएं।
मैं आपको क्या बताऊं, उससे पहले हमारे सदर साहब बता के चले गए हैं। मेरा ये कहना है कि जब हम गए थे अंजुमन तालुक इस्लाम में, मैं सेक्रेटरी बना था, शरावत भाईजान सदर बने थे और अजीज खान जी हमारे नायब सदर थे और इस तरीके से हमारी पूरी टीम बनी थी। उनमें सभी लोग बहुत फ्रेश लोग थे और अच्छे लोग थे और मोतबिर लोग थे। सबसे छोटी उम्र का मैं ही था। तो जब गए तो सबसे पहले अंजुमन तालुक इस्लाम का कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है उसको मैंने टेली किया। उसके बाद में हमने काम करना शुरू किया। तो मेरे जितने भी बुजुर्ग थे उन्होंने मेरे पे बहुत भरोसा किया, तो उस आधार पर हमने फिर काम करना शुरू किया। तो फर्स्ट में हमने ये किया कि भाई अंजुमन तालुक इस्लाम की कितनी संपत्तियां हैं, उन संपत्तियों का पूरा पूरा ब्यौरा हमारे पास होना मांगता है, क्योंकि आज से पहले किसी के पास उसका ब्यौरा था नहीं। तो हमने पूरा पूरा संपत्ति का ब्यौरा लिया। फिर हमें ऐसा लगा कि कौन सी ऐसी प्रॉपर्टी है जिसको हम खाली कराएं और उस पर हम कुछ बनाएं। तो सभी ने कहा भाई ठीक है। फिर हमने पूरा डिटेल बनाया। डिटेल बनाने को जब पता लगा कि भाई ये प्रॉपर्टी जो है खेड़ादी बड़े में, इस प्रॉपर्टी को अपने सबसे पहले हाथ में ली जाए। तो हमने उस प्रॉपर्टी का, जिसका नाम दानी हाउस है, अब बनाई कैसे। जब हम गए तो अंजुमन तालिब इस्लाम के टीचरों की 6 महीने की तनख्वाहें बाकी थी, कि उस टाइम अंजुमन एडेड था। तो सरकार की तरफ से, तो अब सरकार में पैसा जमा कराओगे तो ये आपको पैसा मिलेगा। अब वो पैसा है ही नहीं खाते में, तो जमा कराओगे कहाँ से। फिर हमने सब मेंबरान ने और सदर सेक्रेटरी वगैरह हम सब लोगों ने कंट्रीब्यूट किया और उन पैसों को जमा कराया और उनका तनख्वाहें हमने रिलीज कराई। तो 3 महीने तक तो हम लोग पैसे देते रहे। फिर उसके बाद उनका एक फॉर्मेट बना दिया कि जिसकी जितनी तनख्वाह उसमें से 5%, 20%, 10% माइनस करके एक ग्रुप बना दिया और उस आधार पर उनकी तनख्वाहें हमने रिलीज करा दी। फिर उसके बाद अब उस प्रॉपर्टी को खाली कराना है। अब खाली कराना है तो कैसे कराएंगे। जाके किराएदारों से बात की। किराएदार ने कहा भाई हमारा तो पूछते नहीं किराएदार है, हम तो खाली नहीं करेंगे। फिर जैसे भी हुआ उनसे सेटलमेंट हुआ, खाली करवाई। खाली करवाने के बाद अब उसको बनाना है। अब बनाएंगे कैसे जब अंजुमन ऑलरेडी लॉस में है, तो अंजुमन पैसे लाएगा कहाँ से। तो उस बात को लेकर के फिर सब एग्जीक्यूटिव कमेटी की मीटिंग हुई। हमारे एक फॉर्मेट फिक्स था कि महीने के लास्ट संडे को हमारी एक मीटिंग फिक्स हो जाती थी कि भाई एग्जीक्यूटिव कमेटी की एक मीटिंग होगी जिसमें हमें किसी न किसी बात पे चर्चा करना है। ये सब हम चर्चा करते। उसमें ये पास हुआ कि भाई क्या करना चाहिए। तो गुलाब जी साहब के लिए सबकी राय बनी कि भाई गुलाब जी को बुलाया जाए। हमने गुलाब जी को बुलाया। गुलाब जी को बुलाने के बाद उन्होंने 5 लाख रुपए दिए। उस वक्त गुलाब जी शायद गृह मंत्री थे। गृह मंत्री थे और शेर विधायक भी थे और गृह मंत्री थे। तो उनको बुलाया। अब जब उनको बुलाया तो उनसे कहा गया, तो उन्होंने 5 लाख रुपए अपने फंड से देने का वादा किया और उन्होंने दिए भी। अब जब दिए तो उससे पहले अब लोग ये कहते हैं कि पढ़ा लिखा चाहिए और ये चाहिए वो चाहिए। मैं ये कह रहा हूँ कि टैलेंटेड आदमी चाहिए अंजुमन को, जो अंजुमन की हर चीज पे निगाह रख सकता हो। टैलेंटेड भी तो पढ़ा लिखा ही होगा। टैलेंटेड एजुकेशन के अलावा उसको जनरल नॉलेज होना मांगता है शहर का, कि भाई उसको कौन सी चीज कब लगानी चाहिए वो उसको पता होना मांगता है। कि भाई मुझे आज मेरा पैर फ्रैक्चर हो गया है तो मुझे किस डॉक्टर के पास जाना चाहिए। डॉक्टर खूब है, लेकिन मुझे ओरिजिनल डॉक्टर कौन होगा, जो सही डॉक्टर होगा, जिसके पास मैं चला जाऊँ ताकि मेरे पैर में बनावट मेरी जो ओरिजिनल है वो बनी रहे। तो वो नॉलेज उसको होना मांगता है। अब जब वो नॉलेज हम लोगों के पास थे तो हम लोगों ने फिर जब वो रजिस्ट्रेशन देखा तो वो रजिस्ट्रेशन जब से बना था तब से उस वक्त तक उसका कंट्रीब्यूशन चार्ज रजिस्ट्रार ऑफिस में जमा नहीं था। ठीक। अब जब तक वो चार्ज नहीं हो, वो जब तक सही नहीं होता है तब तक वो 5 लाख रुपए हमारे पास नहीं आ सकते। फिर हमने कुरैशी जी से बात की। कुरैशी जी ने हमारा सारा काम करवाया और हमारे फिर रजिस्ट्रेशन रिन्यूअल हो गया और हमारे वो 5 लाख रुपए आ गए। फिर बिल्डिंग का काम शुरू हुआ तो आधी बिल्डिंग बनी। फिर गुलाब जी से वापस कहा भाई 5 लाख रुपए और देने होंगे। उन्होंने 5 लाख रुपए और दिए। अब वो और ज़्यादा पैसे इसलिए दे सकते, एक संस्था को बार बार पैसे नहीं दे सकते थे, 10 लाख से ज़्यादा दे नहीं सकते। तो हमने 10 लाख रुपए में उस बिल्डिंग को बनाया। बना करके हमने कंप्लीट की। फिर हम आते हैं अंजुमन में। जब अंजुमन में आते हैं तो अंजुमन के अंदर जब हमारे बच्चे थे 199, जब हमारे आने के बाद 199 बच्चे थे। बच्चों के हाल ये कर रखे थे कि बच्चा घर की ड्रेस मारा है, घर की पैंट मारा है, बनियान मारा है, टी शर्ट मारा है,
जब प्रिंसिपल से पूछा गया तो साहब ऐसे ही आते हैं, बरसों से ऐसे ही आ रहे हैं। तो महमूदुल हसन साहब के टाइम से ही ये चल रहा था, लेकिन महमूदुल हसन साहब ने अपने लेवल पे काम करने की खूब कोशिश की। लाला भाई थे उनके साथ, तो उन्होंने भी बहुत कोशिश की, लेकिन वो डरा बन नहीं पाया। फिर जब हम लोगों से पहले जो लोग आए उन लोगों ने भी इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। फिर हम लोगों ने बैठ करके मीटिंग करके एक चीज़ फाइनल की कि जो बच्चे ड्रेस में नहीं आ सकते हैं और उनके घर वाले ड्रेस नहीं दे सकते हैं, तो हम लोग उसमें ड्रेस का इंतजाम करेंगे, किसी भी आदमी को तैयार करेंगे जो इनकी ड्रेसें देगा। तो हम लोग सदर साहब भी सुबह 8 बजे आने लगे, मैं भी सुबह 8 बजे आने लगा। फिर धीरे धीरे जब बच्चों का ड्रेस कोड होने लगा, उसके बाद बच्चों का जब लेवल आने लगा, तो टीचरों ने जब 8 बजे का टाइम है टीचर के आने का, तो टीचर आने लगे। कोई टीचर आ रहा 8:30 बजे, कोई आ रहा 8:45 बजे, प्रिंसिपल 9 बजे। तो हम 8 बजे 8:45 बजे जाके बैठ जाते। हमने कहा भी 8:05 में अगर कोई दूसरा और कोई टीचर नहीं आया तो गेट बंद कर दिया जाए। उसके बाद पूरा सिस्टम सेट हुआ और अंजुमन धीरे से चलने लगा। फिर जब पता लगा कि भाई 199 बच्चों की फीस आ रही है या नहीं आ रही, पता लगा तो कि भाई 100 बच्चों की फीस आ रही है, 99 बच्चों की फीस नहीं आ रही है। तो भाई क्यों नहीं आ रही है? तो भाई देने में असमर्थ है। तो फिर हमने कहा भाई डायरी दूसरों को दी जाए। फिर हमने एक बच्चों को नोटिस भिजवाया घर पे कि भाई आप अपने बच्चे की फीस अगर दे सकते हो तो ठीक, नहीं दे सकते तो आपके मोहल्ले से अंजुमन का मेंबर है, आप उनसे बोलो और वो अपने लेटर पे लिख के दे देगा कि भाई मेरा ये पड़ोसी है या मेरे मोहल्ले का है, ये फीस देने में असमर्थ है, तो अंजुमन उसको फ्री में पढ़ाएगा, फ्री में ड्रेस भी देगा, अंजुमन उसको फ्री में पढ़ाएगा भी। ये चीज़ हमने शुरुआत की। फिर हमने बिल्डिंग को जब देखा तो बिल्डिंग बहुत जर्जर स्थिति में थी। जब वो पूरी जर्जर स्थिति में थी तो अब हमने क्या करेंगे। फिर धीरे धीरे जब अंजुमन का कलेक्शन होता कहाँ से, या तो दुकानों से या ईद मिलादुन्नबी के चंदे से, इसके अलावा और कोई आमदनी। ईद मिलादुन्नबी का चंदा पूरे शहर से होता है? पूरे शहर से, जिसमें कितने देने होते हैं शहर के लोगों? पूरे शहर में जितने मेंबर बन के आते थे उनको तो हमने 2000 रुपये फिक्स कर रखे थे कि भाई आपको डायरी में 2000 रुपये लाने हैं। लेकिन बहुत से मेंबर लाते नहीं थे तो हम भी उनको इग्नोर कर देते थे। वो 1500 रुपये की रसीद काट के डायरी जमा करा के दे देते तो हम देखते हुआ चलो ठीक है कोई बात नहीं। हमने एक और प्रोसीडिंग की थी साथ में कि भाई जितने भी मेंबर हैं हर महीने 100 रुपये अंजुमन को देवे। ठीक बात है। तो 1 महीने दिए, 2 महीने दिए, तीसरे महीने में हाउस की जब मीटिंग हुई तो हाउस की मीटिंग में कुछ लोगों ने उस पर ऑब्जेक्शन उठाया कि भाई 100 रुपये कोई आदमी नहीं दे सकता तो फिर उसके लिए क्या। तो मैं कभी मीटिंग में बोलता नहीं था, तो मेरे सदर साहब से कहा, मैंने कहा आज मैं बोलता हूँ। तो मैंने कहा भाई जो नहीं दे सकता है वो नहीं दे, और जो दे सकता है वो दे। फिर हमने उसमें ये चेंज किया। उसमें ये भी तो होना चाहिए कि जो नहीं दे सकता है वो मेंबर नहीं रहे, दूसरे को मौका दे। नहीं, उसमें ये है कि भाई उसको लगन है अंजुमन में काम करने की, वो बराबर मीटिंग में आता है, बराबर मीटिंग अटेंड करता है, हर काम के लिए करने के तैयार है। अंजुमन की डायरी जब उसको मिलती है तो वो रसीदें कटवा के ला के देता है 2000 रुपये की। अब वो उसकी पर्सनल जेब से वो नहीं दे पा रहा था तो उसमें हम प्रेशर नहीं कर सकते, क्योंकि आईन में ऐसे कोई प्रोसीडिंग में है नहीं। आप बात आइन की बात नहीं कर रहा हूँ मैं तो वैसे ही एक जनरल बात कर रहा हूँ। आइन कि आज अगर मान लो जैसे कि अंजुमन में कोई आता है तो अंजुमन में कोई आ रहा है तो समाज का काम करने के लिए आ रहा है, समाज की सेवा करने के लिए ही आ रहा है। मेरा तरह हम अगर ये बात करें तो अलीगढ़ यूनिवर्सिटी जब बना और जिन्होंने बनाया तो उनके बाद 2 लोग गए थे, उनके साहब हम भी इसमें काम करना चाहते हैं। तो जिन्होंने बनवाई थी उन्होंने कहा कि भाई आप लोग करते क्या हो, तो उन्होंने कहा हम कुछ नहीं करते कि पहले कुछ करो उसके बाद ही आना। तो ये तो कौम के जब मोहल्ले से मेंबर जो लोग बनाते हैं उनको सोचना है कि हमें अंजुमन में किस तरीके के लोगों को भेजना है ताकि वो अंजुमन को टाइम दे सके, मेंबरों को भी टाइम दे सके, पदाधिकारी होने के बाद भी टाइम दे सके। लेकिन अब होता क्या है कि बहुत से समझदार लोग होते हैं, बुद्धिजीवी लोग होते हैं, यार कहाँ पचखड़े पड़ेंगे अपने, इसको बना दो मेंबर, उसको बना दो मेंबर, वह बनाया उसको रवाना कर देते हैं। तो ऐसा चलता है और हर समाज में चलता, कोई मुस्लिम समाज की छाप नहीं लग रही है, हर समाज में ऐसा होता है। हर समाज नहीं, अगर जैसे कि कुछ चीजें अगर गलत होती हैं चाहे किसी भी समाज में तो वो चेंज होनी चाहिए। का मतलब वो चेंज कब होगा कि हम सब मुत्तहिद होंगे, हम सब एक होंगे और हम सब एक की बात मानना शुरू करेंगे। और ये बात कब आएगी कि छोटा बड़े की इज्जत करना शुरू कर दे, बड़ा छोटे की इज्जत करना शुरू कर दे, तो ये चीज होगी। और मस्जिद के रास्ते चलना शुरू कर दे तो आदमी के अंदर ये खेत आएगा। अब हम बड़े को हम
छोटे शब्दों में बोल रहे हैं, बड़ा छोटे को छोटे शब्दों में बोल रहा है, तो वो नहीं होना चाहिए। अगर इन चीज़ों में अगर हमारी कौम को एक मुकाम पे लाना है तो बड़ों को भी पेशेंस रखना है, बच्चों को पेशेंस रखना है। फिर क्या होता है, हम लोग जब इकट्ठे होते हैं और जो आदमी इकट्ठा करता है, जैसे अंजुमन के सानिध्य में इकट्ठे हुए, ठीक, जबकि अंजुमन को राइट्स नहीं है, मुस्लिम समाज की तरफ से अंजुमन को ये राइट ही नहीं है कि वो इकट्ठे करे। लेकिन फिर जब तो फिर मुस्लिम समाज ये क्यों सोचता है, ये क्यों समझता है कि जो अंजुमन का जो भी सदर सेक्रेटरी बन रहा है कि साहब जो करेगा सब वही करेगा। वो मुझे पता था कि मेरी इस बात को कहने के बाद आपका क्वेश्चन आएगा, ठीक है ना, तो मैं उसका जवाब दे रहा हूँ आपको। दरअसल क्या है, हमारे पुराने लोगों ने जब इस अंजुमन को 1901 में बनाया था और जब इसका रजिस्ट्रेशन हुआ था 1942 में, जब इसका रजिस्ट्रेशन हुआ था तो उसमें ऐसा कहीं पर भी नहीं लिखा हुआ है कि ये अंजुमन तालीमुल इस्लाम उदयपुर के मुस्लिम समाज का जनरल रेबरशिप करेगा। कहीं पर भी नहीं, अगर कोई है पढ़ के देख ले। नहीं, मैंने पढ़ के देखा है और मैंने बताया भी है कि उस जो आइन है, उस आइन का जो पहला शब्द है, लफ्ज है, वही तालीम है। तो अब जब हमारे पूर्वजों ने जब ये बनाया, तो अगर उनको ये पता होता कि आने वाले वक्त में ये अंजुमन उदयपुर शहर के मुसलमानों की रेबरशिप करेगा, तो उसमें एक अमेंडमेंट करते, एक लाइन उसमें वो भी डालते कि भाई एजुकेशन के साथ उदयपुर के मुस्लिम समाज की भी रेबरशिप करेगा। और मुस्लिम समाज के अंदर कोई छोटा मोटा कोई मामला हो गया तो उसकी भी रेबरशिप अंजुमन तालीमुल इस्लाम करेगा। लेकिन वो समझदार थे, उन्हें पता था कि हमारी कौम एजुकेट होगी तो वैसे ही सब कुछ सही हो जाएगा, ठीक है ना। लेकिन वो हुआ नहीं। अब अंजुमन से जो लोगों को अपेक्षा होती वो क्या होती मैं बताऊं आपको। हर मोहल्ले से मेंबर आते हैं, कहीं से 5, कहीं से 3, कहीं से 2, कहीं से 1 मेंबर बन के आते हैं। तो हर आदमी को ये लग गया, सदर सेक्रेटरी को, हर मोहल्ला सदर सेक्रेटरी को, कि हमारा अंजुमन जो है हमारी रेबरशिप कर रहा है। लेकिन वो रेबरशिप नहीं है, वो आप एजुकेशन संस्था में भेज रहे हो, आप कितना कंट्रीब्यूट कर सक रहे हो, कितना सहयोग अंजुमन को कर सक रहे हो, इसके लिए आपको भेजा जा रहा है, ना कि आपको इन सारी चीजों के लिए भेजा जा रहा है। आपको सिर्फ अंजुमन की नींव कैसे मजबूत की जाए और एजुकेशन कैसे चले और एजुकेशन के अंदर हम कैसे ग्रोथ करें। मैं किसी की भी बराबरी करने की बात नहीं कर रहा, मैं तो अपनी बात करता कि भाई हम लोग कैसे एजुकेशन को हमारे समाज में आगे बढ़ाएं और अंजुमन तालीमुल इस्लाम आगे जाकर के क्या स्थिति में आए, इस पे हमें गौर करना चाहिए। हमें जितना लगा हमने करने की कोशिश की। हमारे पास 9 साल थे, 9 साल में वैसे हमारे सदर साहब बता के चले गए कि भाई हमने 2 स्कूल खोले हैं, वो स्कूल आज भी चल रहे हैं। हमारे टाइम पे वो स्कूल फुल चल रहे थे। हम आज हालत बड़ी खराब है। अब आज हालत खराब है तो उसका कौन दोषी है? उसका दोषी है अंजुमन की प्रिंसिपल, जो मेन प्रिंसिपल थी वो, और अंजुमन की उस वक्त की कमेटी जो संचालित कर रही है। नहीं, आपके बाद की जो कमेटियां आई हैं, अगर मान लो आप उस कंडीशन में रखे गए तो चलो मान लीजिए आपने उसको आगे नहीं बढ़ाया, लेकिन कम से कम वहां स्टेबल तो रखना चाहिए था। तो वो उनको वक्त देना पड़ेगा। उन्होंने उसको वक्त नहीं दे करके उन्होंने दूसरे वक्त को दूसरी बातों के अंदर उन्होंने ध्यान ज्यादा दिया। उनको ध्यान देना था, अगर वो लोग हमारी एग्जीक्यूटिव कमेटी की जो मीटिंग होती थी हर हफ्ते हर महीने के लास्ट संडे पे, अगर वो उन एग्जीक्यूटिव मीटिंग के मिनट्स पढ़ लेते और उनको अगर ध्यान से देख लेते तो उनको ये नॉलेज आ जाता कि अंजुमन को कैसे चलाया जाता है। लेकिन उन लोगों ने वो नहीं किया। उन लोगों ने ये किया कि कमेटी वाले कितना कुछ करके गए, अरे हमारे वक्त तो कुछ था ही नहीं, हम क्या करके जाएंगे, हम तो छोड़ गए। जब हम छोड़ गए 5.5 लाख रुपए छोड़ गए और इतना खर्चा कर गए, हॉल बनाया, पूरा ये रिनोवेट कराया अंजुमन को, सब कुछ करा। लेकिन होता क्या है कि आदमी करना चाहता है लेकिन वो भटक जाता है, उसको भटकना नहीं है। लेकिन फारूक साहब, ये तो मानना पड़ेगा कि 125 साल पुरानी संस्था है और अगर तालीम पे ही अगर आज हम चलते हैं तो आपको नहीं लगता कि आज हमारी एक यूनिवर्सिटी होती? तो भाई साहब अंजुमन से बने, आरएस बने, आईएएस बने हैं अंजुमन से पहले। उस वक्त बने, अभी क्यों नहीं? पिछले टाइम पे जब हमारे पुराने लोगों ने जब अंजुमन को बनाया था, जब अंजुमन चालू हुआ तो हमारे यहाँ से आरएस भी बने, हमारे यहाँ से आईएएस भी बने, हमारे यहाँ से मजिस्ट्रेट भी बने, आरजेएस बने, हमारे यहाँ से वकील बने हैं। लेकिन अब उन लोगों ने जब वो आरएस बने, आईएएस बने और जज बने तो उन लोगों ने भी अंजुमन की तरफ देखना बंद कर दिया।
अगर वो लोग भी अंजुमन की तरफ बराबर निगाह रखते तो अंजुमन उस वक्त से पैरेलल चलता। अब हुआ क्या कि वो लोग पढ़े, छोड़ के गए, वापस उन लोगों ने मुड़ के भी नहीं देखा। फिर समझदार बुद्धिजीवी लोग साइडवेज होते चले गए। फिर क्या हुआ, एक वक्त ऐसा आया कि भाई अंजुमन में एक ही व्यक्ति एक ही राज, एक ही व्यक्ति एक ही राज। फिर क्या है, रोटेट चलता रहा। अब उसमें मैं भी यही कहूंगा कि भाई एक ही पार्टी के लोगों से रिलेटेड तो मैं उसमें नहीं जाना चाह रहा। मैं ये कहना चाह रहा कि भाई जो भी लोग थे उन लोगों को भी रब का जवाब देना पड़ेगा कि हमारे बुजुर्गों ने जो हमारे लिए जो चीज़ छोड़ी थी उस चीज़ के लिए हमने अच्छा से अच्छा क्या किया, उसका जवाब देना पड़ेगा। चाहे भले में हुआ या मुझसे पहले आया वो हुआ या वो कोई भी हुआ। आपको ऐसा नहीं लगता कि जैसे कि जो अंजुमन के सदर और सेक्रेटरी के पोस्ट के ऊपर हमेशा कहीं ना कहीं जो शहर के पॉलिटिशियंस, जो मुस्लिम समाज के पॉलिटिशियंस हैं, वो अक्सर मतलब ये सोचते रहेंगे यार हम सदर बने, हम सेक्रेटरी बने, तो ये नहीं हो के और बाकी जो शिक्षाविद है उनको भी आना चाहिए। मैंने आपको उससे पहले कहा ना कि जो अंजुमन से पढ़ के निकले, आरएस बने, आईएएस बने, जज बने, वो लोग अगर उसी वक्त इन्वॉल्वमेंट का रखते ना तो आज जो स्थिति हो रहा है ना, जो पॉलिटिकली स्टैंड अंजुमन को बना रखा है वो अंजुमन नहीं बनता। क्योंकि वो अंजुमन के अंदर उन नेताओं को जाने से डर लगता। अरे यार जज साहब बैठे हुए ऊपर हो गए यार, अरे यार वो अधिकारी ऊपर बैठे यार, अपन कैसे जाएंगे, तो उनको थोड़ा डर लगता तो अंजुमन क्लोज करता। अब रही बात पॉलिटिक्स की, तो आप ये कहते हो कि पॉलिटिकली लोग हैं, तो पॉलिटिकली लोग सुखाड़िया के बहुत करीब रहे। उदयपुर का मुसलमान में बहुत से ऐसे लोग हैं जो सुखाड़िया जी के करीब रहे। उन्होंने अंजुमन के लिए क्या किया वो तो मुझे बता दें। ये सबसे बड़ा नुकसान है। गिरजा जी के क्रोध रहे, रघु जी के क्रोध रहे, क्या किया? मुझे एक बात बताओ कि अंजुमन के लिए इन लोगों ने कितने रुपए इन लोगों से लिए? मेरा तो ये कहना है, अगर पॉलिटिकली बात आती है और पॉलिटिकली लोग अगर अंजुमन में इन्वॉल्वमेंट करते हैं तो मेरा उनसे सवाल है कि आप इतने टाइम से उदयपुर की राजनीति कर रहे हो तो आपने अंजुमन को क्या दिलाया और क्या दिया? अभी प्रेजेंट जो सदर है वो क्या है? हाँ, कांग्रेस का काफी अच्छा लीडर है मुस्लिम समाज में, ठीक है ना, फिर क्या है? लेकिन तब तो ये आता है ना कि भाई हमारी सरकार नहीं है। अरे भाई उस वक्त तो उस वक्त रघु जी वो थे, वो अशोक जी की सरकार थी उस वक्त, अशोक गहलोत की सरकार थी। हम तो वहाँ ये जा रहे हैं, एक टीम जा रही है कि हमारे साथ में को इस पद पे बैठाना है और फिर पीछे से दूसरी टीम जा रही है लेटर पेड लेके अंजुमन का कि ये साहब इनको बनाया जाए। हम तो इसके लिए बैठे हैं अंजुमन में। हमें अंजुमन को अंजुमन हमने समझा कब? इस कमेटी ने। आप पिछली बार के चुनाव की बात कर रहे हो? मैं ये कह रहा हूँ इसके सबसे ज्यादा सवाल आ रहे हैं, पिछली बार का जो चुनाव हुआ था उसका सबसे ज्यादा सवाल आ रहा है कि पिछली बार जो जिस तरीके से बाहुबल पे जो चुने गए, क्या वो चुने जाने चाहिए? नहीं, बाहुबल पे नहीं चुने गए। ये जो लोग बाजार में जो भ्रांतियां फैला रहे हैं बाहुबल पे नहीं था भाई। एक आदमी की जो बना है उसकी एक सोची समझी साजिश थी, उसके तहत ही अंजुमन का इलेक्शन हुआ। बाहुबल एक में आज मैं आपको कहना चाह रहा हूँ, आज आपके स्टूडियो में मैं आया, क्या आपकी बगैर परमिशन के मैं आ सकता हूँ? नहीं। फिर अंजुमन एक व्यक्ति का है क्या? तो फिर तो वो एक व्यक्ति की साजिश नहीं हुई, वो तो फिर आप आगे आगे बता रहा हूं मैं भाई। एक व्यक्ति अपनी प्लानिंग बनाता है और किसी और को देता है, अपनी प्लानिंग बनाता है और किसी और को देता है। तो फिर वो जो मेंबर थे उनको क्या करना था? उनको ये करना था कि भाई हमारी मेंबरशिप तू कैंसिल कर दे और हमारे पैसे हमें रिटर्न कर दे। अब उन लोगों ने वो तो किया नहीं। अब जिन लोगों को 80 लोगों को उन्होंने ब्लैक लिस्टेड किया, ब्लैक लिस्ट करने का इस कमेटी को कोई राइट्स नहीं बनता है। क्योंकि वो आइन के तहत नहीं बने, कॉन्स्टिट्यूशन गवाह नहीं देता है। लेकिन अब लेकिन आइन के तहत एक ये बहुत बड़ा सवाल है, आइन के तहत नहीं बने, चलो आपने कह दिया, और भी बहुत से लोग कहते हैं क्या, तो जब बोलने का वक्त आता है तब क्यों नहीं बोलते हैं भाई? 25 लोग थे, वो 5-6 साल तक चुप रहे। मतलब उनका उस जो बाहुबल से बना या साजिश के तहत बना, जैसे भी बना, उसमें उनका समर्थन रहा। भाई उन लोगों को पता ही नहीं बेचारों को, तब वो फार्म लेने आए
तब उनको पता लगा, और जब पता लग गया तो आपको पता लग गया, पूरी कमेटी गठित हो गई, तो आप लोगों को ये चाहिए था कि भाई हम अंजुमन के मेंबरान बनने के लिए इंटरेस्टेड नहीं है। मोहल्ला कमेटी को भी ये चाहिए था कि भाई एक लेटर पेड पे एक लेटर लिख के भेज दे कि भाई हमारे मोहल्ले से इतने मेंबर बने हैं, आज दिनांक को हम हमारे मोहल्ले से इन मेंबरों को रिफ्यूज करते हैं। बात खत्म हो गई। बात तो इतनी सी थी, लेकिन ना तो मोहल्ला कमेटियों ने इस पर ध्यान दिया, ना मेंबरान ने उस पर ध्यान दिया। अब मेंबरान बेचारे मीटिंग में नहीं गए या किसी वजह से कोई काम में नहीं गए, तो आप उनको डिफॉल्टर बनाने की आपकी क्या रेंज है? आप कैसे बना सकते हो? अब सवाल आता है कि भाई हम ये बात कह रहा हूँ, मैं ये बात कह रहा हूँ, तो ये बात कहने का मुझे अधिकार नहीं है क्योंकि मैं मेंबर नहीं था, ठीक है ना। अगर मैं मेंबर होता और मेरे पे कोई डिफॉल्टर का आता, आप पिछली बार मेंबर नहीं थे? नहीं पिछली बार मैं मेंबर नहीं था, तो मैं मेंबर नहीं था। अगर मैं मेंबर होता और मुझे किसी वजह से डिफॉल्ट होता तो मैं बात करता, या मैं मेरे पद से इस्तीफा देता था, मैं मेंबर के पद पे नहीं रहना चाहता। वैसे जो फॉर्मर सदर सेक्रेटरी हैं, अगर मान लो उनको पता चले तो उनकी कुछ तो जिम्मेदारी होती है, थोड़ा बहुत वो भी विरोध तो कर ही सकते हैं। भाई फॉर्मर पदाधिकारी होते हैं तो देखो मेरा सीधा ये फंडा कि भाई मेरा ये कहना है, बहुत सी बार ऐसा होता है कि कोई आदमी का काम मगजमारी में पड़ना है, अपने घर संभालो और अपने काम धंधे करो, उसमें आदमी चला जाता है। फिर दूसरी बात ये, जब समाज लेवल पे एक व्यक्ति अकेला कुछ नहीं कर पाता है, अब 125 मेंबर अगर इकट्ठे होकर के या 110 मेंबर इकट्ठे होकर के आते पुरानी कमेटियों के पास, पुराने सदर सेक्रेटरी जैसे जितने भी बने, खलील भाई बने, सदर साहब, फिरोज ये शराफत खान साहब बने, ये जितने भी बने, इन लोगों के पास आते कि साहब चुनाव इस तरीके से हुआ है, हम इस सदर को एक्सेप्ट नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते, तो उसमें कोई बात करने की गुंजाइश होती। अब जब वो मेंबरान नहीं कोई एक्टिविटी नहीं दिखाई तो हमारे क्या लेना देना, हम क्यों करेंगे? आने वाले सदर से जो भी है 29 तारीख को सामने आ जाएगा क्या, क्योंकि आप काफी अनुभवी भी हो, आपने 9 साल अपने अंजुमन को दिए हैं, क्या एक्सपेक्टेशन रखते हो होनी चाहिए और उसको करना चाहिए? मेरा सीधा सा ये कहना है कि जो भी बने अंजुमन का सदर, उसको इन सारी अदर एक्टिविटीज पे ध्यान नहीं देते हुए, अदर एक्टिविटीज थोड़ा सा क्लियर करें। जो भी अदर एक्टिविटीज में आगे, आप समझदार हो, नहीं हमारी जो जनता है, समाज है, वो समझदार नहीं है, मेरा तो उनको भी समझदार। मेरा ये कहना है कि अदर एक्टिविटीज में आप समझते हो, मेरा ये कहना है धरना कि प्रदर्शन अंजुमन तालीमुल इस्लाम का फर्स्ट सेंटेंस यही है, अंजुमन का मतलब होता है कि एक जगह इकट्ठे होने वाली जगह का नाम अंजुमन होता है, जहाँ किसी चीज के लिए डिस्कशन होता है। एग्जैक्टली ठीक। अब तालीम मूल इस्लाम, तो वो जगह इसलिए बनाई गई, हमारे पूर्वजों ने इसलिए बनाई कि भाई हमारे आने वाली नस्लें यहाँ आकर के पढ़े। ठीक बात है। तो हमारी आने वाली कमेटी और हमारे आने वाले सदर सेक्रेटरी जो भी बने, उनका फर्स्ट प्रेफरेंस ये होना चाहिए कि हमारी जो एजुकेशन की जो हालत अब भी हो रही है, इस एजुकेशन की हालत को हम कैसे ठीक कर सकते हैं। कर तो पाएंगे नहीं क्योंकि 5 साल बहुत कम टाइम होता है। नहीं, मैंने इसके लिए फारूक भाई मैंने कहा कि भाई 5 साल कम टाइम होता है, लेकिन कोई मतलब ऐसी आप कमेटी बना के अच्छे अच्छे लोगों को एक ऐसा रोड मैप तैयार करो जो 10-20 साल का हो और आने वाले जितने भी लोग हो वो सब उस पर काम करें। मेरा, आप भी कह रहे हो, आपकी सही बात है, मेरा ये कहना है कि हमारी कौम के जो एजुकेटेड लोग होते हैं ना, वो बहुत सहमे से लोग होते हैं। आपको ये पता होगा कि भरे मोहल्ले में उनके पुश्तरी माँ बाप भाई बहन सब पैदा हुए और वो खुद भी पैदा हुए और वहीं पे उन्होंने टॉप एजुकेशन की। ठीक। अब जब उनके बच्चे होने लगे तो वो क्या है, उनके बच्चे का भविष्य उनको खराब नजर आने लगा, तो उन्होंने मोहल्ला छोड़ना चालू किया। जबकि मोहल्ले में आप इतनी टॉप एजुकेशन आपने ली है, उस वक्त आपका भविष्य तो खराब नहीं हुआ, अब आपके बच्चों का भविष्य कैसे खराब होगा? अब आप जब मोहल्ले को आपकी जरूरत पड़ी तब आपने मोहल्ला छोड़ दिया। मतलब अधिकारी बनने के बाद में वो ये हो जाता है, ओह माय गॉड दैट पीपल वाज वेरी डेड, बस पेपर हो जाते हैं वो,
तो ये नहीं होना चाहिए भाई। समाज को जब आपके घर वालों ने आपको उसी गली उसी मोहल्ले में पढ़ा लिखा करके बड़ा करा है और आज आपको अफसर बनाया है, तो आपके घर वालों ने भी तो पढ़ाया ना यहाँ, और आप भी तो पढ़े ना उसी गली में रह के, तो आपके बच्चे भी पढ़ेंगे। यही अफसर रिटायर होने के बाद में वापस समाज के पास में आते हैं, तो इनका कोई वजूद नहीं है, सिर्फ इनसे राय मशवरा किया जाए। मैं उन अफसर को एक्सेप्ट नहीं करता। क्योंकि जब ये रिटायर हो जाते हैं, रिटायर होने के बाद में ये समाज के पास में आते हैं और समाज के पास में आने के बाद में कहते हैं, मतलब ये कहते हैं कि साहब हम समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं। हालांकि जब ये पावर में होते हैं उस वक्त शायद इनको समाज याद नहीं आता। अरे समाज के लोग इनके पास चले जाओ तो यूँ कहते हैं कि भाई हम क्या तुम्हारे लिए बैठे हैं क्या, हमें क्या नौकरी नहीं करनी क्या, ऐसे स्टेटमेंट देते हैं। अब रिटायर्ड होने के बाद उनको पता है कि अब बाकी के दिन जब भी जिंदा रहेंगे जब तक अब हमें कैसे गुजारना है, तो वो समाज के लोगों के पास आना चाहते हैं। और उस वक्त मैं समाज से, मैं खुद कह रहा हूँ मेरी पर्सनल, कि ऐसे लोगों को मुंह नहीं लगाया जाए जो समाज के बहुत टॉप लेवल का अफसर रहने के बावजूद भी समाज के काम नहीं आ सका, चाहे मैं हुआ, मेरा बेटा हुआ या और कोई भी हुआ, तो उसको मुंह नहीं लगाना चाहिए और उसको कहना चाहिए तेरे घर पे जा और खिड़की में बैठ के टाइम गुजार। और मेरा खुला है कि आज की तारीख में समाज को यूथ की जरूरत है और समाज यूथ के साथ चले और समाज यूथ के पैरेलल चले और समाज यूथ को ही अपना सब कुछ माने। लेकिन पहले यूथ को सही दिशा और सही दशा देने के लिए जो हमारे अच्छे अनुभवी लोग हैं उनको पहल करनी पड़ेगी। अब आपका क्वेश्चन सही है। अब जब यूथ अंजुमन में आएगा या यूथ की पूरी कमेटी जब बनेगी तो उनका पहला ये होगा कि भाई मुझसे पहले कौन कौन लोग थे, उन लोगों की एक लिस्ट बनी जाए। फिर उदयपुर शहर में ऐसे एजुकेटेड लोग जो अपनी पोस्टों पे होने के बावजूद, पोस्टों पे होने के साथ ही साथ उन्होंने समाज के लिए कुछ छोटा मोटा किया है, तो उन लोगों से भी जाकर के एडवाइस ली जाए ताकि अंजुमन ग्रोथ करे। अब होता क्या है कि हम लोग सीट लेते हैं, पद लेते हैं, बहुत से लोग आएंगे आपकी स्क्रीन पे, वो उनके पद बताएंगे कि मैं इस पद पे था, मैं इस पद पे था, मैं इस पद पे हूँ, मैं इस पद पे था। पद लेने से कुछ नहीं होता है। समाज का काम करोगे, समाज वैसे ही आपको कंधे बैठा लेगा। अगर आप खाली पद लेकर के घर जाके सो जाओगे, वो कोई मकसद नहीं है। और एक व्यक्ति एक पद होना मांगता है, एक व्यक्ति 100 पद होना नहीं मांगता। मैं उसके फेवर में नहीं, क्योंकि मेरे बच्चे के कार्ड में मुझे लिखवाना नहीं है कि मैं इस पे भी हूँ, मैं इस पे भी हूँ, मैं ये भी हूँ, मैं वो भी हूँ, नहीं। एक अंजुमन और धरती पकड़नी बनना चाहिए। अंजुमन का एक बार आपने इलेक्शन लड़ लिया, बात खत्म हो गई। अब आप युवा को मौका दो, आपका एक्सपीरियंस उस युवा के साथ लगाओ। अब आप क्या जरूरत है कि आप बार बार इलेक्शन लड़ने के लिए आ रहे हो, क्यों लड़ रहे हो भाई? क्या जरूरत पड़ रही है आपको इलेक्शन लड़ने की? और क्या जरूरत है? अंजुमन में ऐसा है क्या? और आप थे तो आपने किया क्या भाई? आप थे तो आपने किया क्या? या तो कोई ऐसा व्यक्ति हो जिसने इतना कुछ कर दिया है कि समाज खुद कहे कि नहीं इसको रहने दो, बस। हाँ, या तो आप ऐसा काम करो। अब बहुत से ऐसे कैंडिडेट आ रहे हैं जिन्होंने 2-4 बार कहीं छोटा मोटा खड़ा रहकर किसी अफसरों से बात कर ली, तो मुस्लिम समाज भावुक है, मुस्लिम समाज भावुक हो गया, अरे बहुत अच्छा आदमी, अरे बहुत अच्छा। अरे भाई, जब इनको सदर बना दोगे, सेक्रेटरी बना दोगे, वाइस प्रेसिडेंट बना दोगे, फिर तुम्हें पता लगेगा कि ये क्या है। आज सबसे बड़ी बात यही आ रही है फारूक साहब कि मतलब अफसर से बात करने वाला, थाने से छुड़ा देने वाला या धरना प्रदर्शन कर देने वाला ही मतलब अच्छा अंजुमन सदर सेक्रेटरी माना जा रहा है। क्या अच्छी तालीम, अच्छी शिक्षा की व्यवस्था करने वाला और हमारे बच्चों को अफसर बनाने की राह दिखाने वाला अच्छा अंजुमन सदर नहीं हो सकता? ऐसा ही अंजुमन का सदर होना नहीं चाहिए, होना ही चाहिए। अब रही बात ज्ञापन अधिकारी से बात करने वाली, तो उदयपुर के मुस्लिम समाज से मेरी पर्सनल रिक्वेस्ट है कि अंजुमन को छोड़ो एजुकेशन के लिए और वहाँ यूथ को दो मौका, और एक कोई समझदार बुद्धिजीवी हो उसको बनाओ उदयपुर शहर के मुस्लिम समाज का जनरल अध्यक्ष 3 साल के लिए, भले वो किसी भी कैटेगरी का है, उसको बनाया जाए और उसके साथ उदयपुर का मुसलमान लग जाए सारा का सारा, ताकि उदयपुर के मुसलमानों का सारा वो आदमी संभाले और उसके साथ उदयपुर के एक आदमी को सदर बनाया जाए। उसके बाद सब के सब लोग उसके पीछे हो जाए कि भाई ये व्यक्ति हमारे समाज का काम करेगा, किसी भी प्रकार का जायज वहीं आ रहा हूँ मैं, वहीं आ रहा हूँ हाँ। मैं वहीं आ रहा हूँ। मेरा ये कहना है कि मेरे बेटे ने अगर किसी के चाकू मार दिया,
ठीक। अब आगे आपको सदर साहब मेरे बेटे को छोड़ा के लाओ, सदर साहब को उसमें नहीं जाना चाहिए। सामाजिक लेवल पे अगर कोई प्रॉब्लम आई है तो उसमें उन सदर साहब का रोल होना चाहिए कि सदर साहब जाएंगे, अधिकारी से बात करेंगे, अदर समाज से ही बैठ के बात करेंगे, भाई शहर की शांति कैसे बने रहे, कैसे नहीं रहे, हम लोग आपका कितना सहयोग कर सकते हैं, वो लोग हमारा कितना सहयोग कर सकते हैं। वैसा हमें एक सदर चाह रहा है जो उदयपुर जनरल मुस्लिम समाज का एक सदर हो। अंजुमन तालीम इस्लाम सिर्फ तालीम के लिए बना है, इसका शब्द समझ ले उदयपुर का मुसलमान कि अंजुमन का मतलब होता है एक जगह बैठ करके किसी चीज का डिस्कशन करना। तो हमारे पूर्वजों ने ये बताया कि भाई अंजुमन का मतलब होता है तालीम के लिए डिस्कशन करना। ये अंजुमन जो बनाया गया है तो तालीम के लिए डिस्कस करने के लिए, ना कि राजनीति करने के लिए इस अंजुमन की बिल्डिंग को बनाया गया है। अब यहाँ पे हो क्या रहा है कि तालीम के अलावा बाकी सारी डिस्कशन हो रही है। सारी डिस्कशन हो रही तो ये गलत हो रहा है, नहीं होना चाहिए, मेरी पसंद राय है, नहीं होना चाहिए। नहीं तो उसमें तो आपको भी आगे आना चाहिए। मैं तैयार हूँ, मैं कह रहा हूँ मैं तैयार हूँ, क्योंकि आप कल से तैयारी करो सब। उदयपुर का मुस्लिम समाज अंजुमन को तालीम के लिए छोड़ दो, बाकी मुस्लिम समाज आ जाए रोड पे और एक जगह मीटिंग कर ले। एक आदमी को चुन ले, किसी को भी चुन ले, भले अख्तर भाई को चुन ले कि अख्तर भाई आज से हमारे जनरल सदर हैं, मैं तैयार हूँ उसके लिए। अख्तर भाई पत्रकार, अख्तर भाई आधी रात को बुलाएंगे कि भाई समाज के काम बढ़ गया, चलो हमारे भी तैयार है। फिर एक फंड बनाया जाए ताकि कोई गरीब बच्ची है, उसकी शादी है, ब्याह है, कोई बीमार है, बेचारा गरीब है, उसकी शादी, उसकी बीमारी का इलाज कराना। आज बच्चे बेचारे फीस के लिए दौड़ते फिरते हैं, मारे फिरते हैं, किसी की फीस नहीं, फीस की वजह से बच्चा स्कूल छोड़ देता है, कोई बच्ची कॉलेज छोड़ देती है फीस की वजह से। क्या है ये? और मैं उन मुस्लिम समाज के रेबरों से सख्त नाराज हूँ जो लोग फंक्शन हमारा है और हम किसी को अतिथि बना करके बैठाते हैं और उसके सामने उनके हम मुस्लिम समाज अनपढ़ है, मुस्लिम समाज कम पढ़ा लिखा है, इसलिए इस तरीके का विवाद होता है, ये होता है। इसके में डेट एंटी हूँ। मुस्लिम समाज अनपढ़ नहीं है और अगर कोई अनपढ़ मानता है तो मेरे सामने आ जाए, मेरे से डिस्कस कर ले। नहीं बताइए आप। अनपढ़ नहीं कह सकते मुस्लिम समाज को, कहते हैं लोग अनपढ़ नहीं कह सकते। हाँ, एक जो दिशा मिलनी चाहिए उसकी कमी है। मैं ये कह रहा हूँ दिशा कौन देगा और दिशा कौन लेगा? अख्तर भाई ने मुझे दिशा दी कि मेरे ऑफिस चलना है, तो मेरे में इतनी एबिलिटी थी कि अख्तर की बात को मैं मानूं और अख्तर भाई के घर आ जाऊँ, ऑफिस आ जाऊँ, ठीक है। अब अख्तर भाई ने मुझे कहा, अभी कहते नहीं यार मेरा क्या काम है यार, तो क्या है? दिशा देने वाले लोग हैं, लेकिन हमें भी उनके साथ चलने की कोशिश करनी पड़ेगी, 100% करनी पड़ेगी। जो बात मैं एक बार पहले कह चुका, मैं उस बात को वापस रिपीट कर रहा हूँ कि छोटों को बड़ों का रेस्पेक्ट करना पड़ेगा, बड़ों को छोटों का रेस्पेक्ट करना पड़ेगा, तब जाकर के इस कौम के अंदर एक लय चलेगी और लय के साथ हमारी कौम एक प्लेटफॉर्म पे आएगी। ये मेरा कहना है। और मेरा ये भी कहना है कि किसी को मेरी बात से अगर बुरा लगा हो तो वो अपनी बात को पहले सुन ले पूरी, उसके बाद उसको कोई परेशानी है तो मेरे से आगे बात कर ले। मेरा बिल्कुल खुला है, अंजुमन को अल्लाह के वास्ते सिर्फ एजुकेशन के लिए छोड़ दो, एजुकेशन के लिए छोड़ दो, क्योंकि उसके फर्स्ट 2 सेंटेंस ही ऐसे हैं। अंजुमन का मतलब होता है एक जगह बैठ करके किसी चीज़ पर डिस्कशन करना, दूसरा है तालीम के ऊपर डिस्कस करना। तो हमारे जो पुराने लोग बनाकर गए हैं, 125 साल इसको हो गए हैं, और हमारे इस अंजुमन में एक इतने पाए कि बुजुर्ग ने अपनी पूरी जिंदगी खत्म की है, जिनका नाम मौलाना जोहर हसन साहब है। उन्होंने इस अंजुमन को बहुत सींचा है। अल्लाह के लिए आप लोग सब एक हो जाओ और अंजुमन को सिर्फ और सिर्फ तालीम के लिए छोड़ दो, इसको किसी भी चीज़ का पैरोकार मत बनाओ, वरना जो दुनिया से गए हैं वो लोग भी आपको बद्दुआएं देंगे, और जो लोग इसमें पढ़ नहीं पा रहे हैं वो लोग बच्चे भी आपको बद्दुआ देंगे। तो पहले दिन से हम ये चीज समझा रहे हैं कि जो अंजुमन है, अंजुमन तालीमुल इस्लाम, वो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन का मरकज होना चाहिए, तालीम का मरकज होना चाहिए, राजनीति का या खाने की राजनीति का या धरने प्रदर्शन का नहीं होना चाहिए। मैं लास्ट में कहना चाह रहा हूं कि जो भी मेंबर बन के आ रहा है मोहल्ले से,
उस मोहल्ला कमेटी को मेरी हाथ जोड़ के विनती है कि आप उनसे ये बोलो कि हम आपको सिर्फ अंजुमन तालीमुल इस्लाम का मेंबर बना करके भेज रहे हैं। जो तालीम पे आपको डिस्कशन करना है और आप तालीम की बात वहाँ कर सकोगे तो आप वहाँ के मेंबर रहना, वरना आप वहाँ से मेंबरशिप अपने रिजाइन देकर के आप घर आ जाना। अब उसमें एक दिक्कत और है, जो मोहल्ले से मेंबर बन के आ रहे हैं, अगर वही समझदार और नहीं आएंगे, और उनपे भी कहीं ना कहीं काफी ऐसे मेरे पास में फोन आए कि कई ऐसे मेंबर बने हैं जिन पे आपराधिक उनका रिकॉर्ड है, तो ऐसे में फिर क्या करें? नहीं, वो तो मोहल्ला कमेटी वालों को सोचना चाहिए, उसमें अंजुमन क्या करेगा? अंजुमन कमेटी कुछ नहीं कर सकती ना। है जो ये जो अभी बनाया है कमेटी जो इलेक्शन करा रही है, उनका क्या लेना देना? भाई आप सीधा सीधा है, भाई आपको पता होना चाहिए कि हमारे मोहल्ले से कैसा इंसान जाए और आपके मोहल्ले से कौन सा आदमी रिप्रेजेंट करे वहाँ। तो ये मोहल्ले की और उस मस्जिद के जो भी सदर सेक्रेटरी हैं, ये उनकी जिम्मेदारी बनती है कि हमारे मोहल्ले से ये लोग अच्छे लोग हैं, इनसे जाके हम राब्ता कायम करें, उनको बोलें कि भाई आप आओ आगे। 100% यही होना चाहिए, 100%। जबकि ये ऐसा हो नहीं रहा है। इसलिए अगली बार चलो, अभी एक बार मान भी ले, क्योंकि अब तो चुनाव नजदीक है, अब इसमें कुछ फेरबदल कुछ हो नहीं सकता, लेकिन जो अगली बार हो तो वो कम से कम ऐसे हो कि एक जो भी 300 350 या जितने भी मेंबर बने, वो ऐसे बने कि जिनको देख के लगे कि नहीं यार अंजुमन के मेंबर भी हैं, तो वाकई मतलब अपने आप में शिक्षा में पूर्ण है। अरे भाई, मेरा ये कहना है कि चलो मान लिया आप लोग ज्ञापन भी देने जा रहे हो या किसी प्रॉब्लम में थाने भी जा रहे हो, तो एक ऐसा डेलीगेशन जाए जिससे अधिकारी को लगे कि भाई हाँ, मुस्लिम समाज का डेलीगेशन आया। अब हमारी परिस्थिति क्या है वो मैं बहुत बता सकता हूँ, लेकिन मैं कैमरे पे बताना नहीं चाहता, क्योंकि हम लोगों को सिर्फ एक को हमारा रहनुमा मानना पड़ेगा। उदयपुर शहर की बात कर रहा, मैं बाहर की बात कर ही नहीं रहा। मैं अंजुमन तालीम इस्लाम के अलावा एक को हमारे शहर का रहनुमा बनाना होगा, किसी भी हाल में बनाना होगा, भले आप कल से बनाओ। हमारी जहाँ जरूरत पड़े, मेरी जहाँ जरूरत पड़े, अख्तर भी की जहाँ जरूरत पड़े, हम आपके लिए तैयार हैं। मेरा यही कहना है, अंजुमन को तालीम के लिए छोड़ दो, अल्लाह के वास्ते छोड़ दो और अल्लाह के वास्ते छोड़ दो। एक और बात, लास्ट आखिरी बात जो सबसे मैं पूछ रहा हूँ कि अंजुमन के अंडर ही ये ईद मिलादुन नबी का जलसा होता है, हाँ? उसमें ये डीजे जरूरी है? अब ये आलिमों का और मुफ्तियों कराम का मसला है, वो इस पे तकरीर करके बताए कि भाई डीजे बजना चाहिए या नहीं बजना चाहिए, या माइक बजना चाहिए। मैं फारूक हुसैन से पूछ रहा हूँ, बजना चाहिए या नहीं चाहिए? मैं इस बारे में कुछ भी नहीं बता सकता। मेरी अपनी राय बताता हूँ, आपकी राय बताओ आप कि नहीं बजना चाहिए। अब मैं फारूक हुसैन की राय ये जानना आपकी राय है, मैं इसमें कोई राय नहीं दे सकता। मैं आपकी अपनी पर्सनल राय जानना मैं इसमें किसी किस्म की राय नहीं दे सकता। अभी अंजुमन के सदर सेक्रेटरी कमेटी भी एक पर नहीं, आप वो रह चुका है काफी। मैं रह चुका हूँ, मैं भूत हो चुका हूँ, मैं वर्तमान की बात कर रहा हूँ। वर्तमान में आपको होना चाहिए, वर्तमान में आने वाली कमेटी करेगी जी। हो सकता है कि आप पक्ष में हो किसके? मैं डीजे के पक्ष में हूँ या नहीं हूँ, वो वक्त बताएगा। आने वाली कमेटी क्या निर्णय लेती है उसके बाद बात करेंगे। आप मेरे को उलझाने की कोशिश कर रहे हैं, उलझूंगा नहीं, मैं उलझूंगा नहीं, मैं उलझा नहीं। मैं तो आपसे आपकी अपनी पर्सनल राय नहीं, मेरी पर्सनल राय है कि इसमें पर्सनल राय नहीं चलती। ये सामाजिक मामला है और ये क्या है, मुफ्तिया कराम का और आलिमों का काम मामला है। आलिम इसको बताए। आज मैं भी आपको कह के चला कि चलना चाहिए, आज भी मैं कह के चला जाऊँ कि नहीं चलना चाहिए, और कल मेरे खिलाफ कोई बात हो जाए कि फारूक ने ये कह दिया, तो उसका जवाब कौन देगा? कोई फतवा दे देगा? नहीं, उसका जवाब कौन देगा? आप दोगे? नहीं, वो तो आपको ही देना पड़ेगा। मेरे को देना पड़ेगा। मैं बता रहा हूँ कि मेरे समाज का जो धार्मिक फैसला है वो मेरे समाज के मुफ्ती कराम करेंगे, ना तो अंजुमन का सदर करेगा और ना ही अंजुमन का सेक्रेटरी करेगा, ना ही अंजुमन का कोई लोकल आदमी करेगा। मेरे मुफ्ती कराम या मेरे आलिम की जो कमेटी है वो करेगी। ये मुफ्ती, हमें कोई अधिकार नहीं है। आलिम की तो बात ही नहीं है भाई। डीजे भाई साहब क्या है, हम लोग क्या है कि इस पटरी पे नहीं चले।
ये डीजे वाली पटरी पे है और इस पे नहीं, आप जो अपनी मैं तो एक क्योंकि नहीं इससे बहुत बड़ा एक दो चीजें, क्योंकि दो चीजें मैं हर आने वाले जिम्मेदार से मैं पूछता हूँ। नंबर एक तो ये कि क्या डीजे इस पे होना चाहिए, नंबर, और दूसरा ये कि जो वक्त है जुलूस का, क्या वो वक्त होना चाहिए? ये आने वाली कमेटी निर्णय ले, और आने वाली कमेटी ये क्योंकि बताए उस वक्त में क्या हो रहा है, जोहर से लेके और इशा तक, ठीक है, आपको तो अंजुमन तालीमुल इस्लाम, हाँ अंजुमन तालीम इस्लाम की बात इस्लाम आए हो। हुए हैं यहाँ। हाँ तो जोहर से और इशा के वक्त में 4 नमाज कज़ा हो रही है, जबकि पूरे हिंदुस्तान के अंदर जो वक्त होता है वो सुबह 8 बजे से 1 बजे तक। आप कहीं का भी उठा के देख लो, कहीं का भी, कि वहाँ का जुलूस कितनी बजे निकल रहा है। सिर्फ एक उदयपुर हमारा ऐसा है जो हम जोहर से लेके और इशा तक चलता है। तो क्या चेंज ही नहीं होना इसमें? अब आपने ये बात की है, इस कैमरे पे मैं ये बात की कोई बात नहीं करना चाहता। अब ये कमेटी जब नहीं बने तो मेरी आपसे पर्सनल रिक्वेस्ट है कि आप उनके पास जाना और उनसे जाकर के आप डिस्कशन करना है। ये 2 सवाल है, ये 2 सवाल इन में दोनों जब वक्त सवाल- आएगा तो मैं इन दोनों जब सारे कमेटी उदयपुर बन के, जाए, हाँ उदयपुर के आलिमों से भी पूछूंगा और जिम्मेदारों से भी पूछूंगा, और इसलिए मैंने आपसे भी पूछा। बहरहाल काफी मतलब अच्छा लगा कि आप आए और काफी कुछ बातें क्लियर हो गई जो हमारे आने वाले हैं उन लोगों के लिए भी। और कुछ अगर आप, मैं तो सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि उदयपुर के मुस्लिम समाज एक सदर अपना बनाए जो हमारे सारे काम संभाले। अंजुमन तालीम इस्लाम को मेरा मैसेज सबको ये है, किसी को बुरा लगे या भला लगे माफ़ करना, मेरा मैसेज ये है कि अंजुमन के अलावा एक नया सदर बने जो उदयपुर के समाज का भले के लिए काम करे, बेवा औरतों के लिए काम करे, गरीब बच्चों के एजुकेशन के लिए काम करे, गरीब बच्चों की शादी के लिए काम करे। ऐसा कोई नया सदर बने। अंजुमन तालीम इस्लाम को सिर्फ तालीम के लिए छोड़ दिया जाए। हम उसकी कितनी मदद कर सकते हैं इस कमेटी में, जो भी सदर बने, सेक्रेटरी बने, यूथ बने, यूथ का ही आपको सहयोग करना है और यूथ ही यूथ है। आने वाला वक्त यूथ का आ रहा है। बुजुर्गों से सिर्फ एडवाइस ली जाए और उनको मार्गदर्शक मंडल में रखा जाए। क्यों कि जब ये बुजुर्ग थे पावर में तब ये बुजुर्ग कहाँ थे। अब जब युवाओं को वक्त आया तो वो युवाओं की छाती पर आगे खड़े हो रहे। इसके लिए मेरा फाइनल मैसेज है कि आप यूथ का ही समर्थन करें, बाकी आप लोगों की मर्जी। अंजुमन तालीम इस्लाम जिंदाबाद। बहुत बहुत शुक्रिया, और फारूक साहब का भी बहुत बहुत शुक्रिया कि वो हमारे साथ स्टूडियो में आए, और फिर मुलाकात होती रहेगी, बातें होती रहेंगी इंशाअल्लाह।